और अब अकाजा मरने के बाद पूरी तरीके से डिस्पेयर हो जाता है और इस लड़ाई के बाद तांजीरो भी बहुत कमजोर हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी काफी घायल हो चुका था और अब ये दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। और दूसरी तरफ कासुगाइक्रो तांजीरो और ग्यू की जीत की खबर चारों तरफ फैला देती है। दूसरी तरफ अपर मून वन कोकुशिबो को भी ये पता चल गया था कि अकाजा बैटल में हार गया और वो कहता है कि अकाजा बहुत कमजोर था और उसने अपर मून रैंक 1 पाने के लिए एक चैलेंज भी रखा था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ डोमा तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि अकाजा अब नहीं रहा। पहले तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और कानाओ से उसका नाम पूछता है। और तभी हम कानाओ को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुकी थी जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी कानाओ बोलती है कि उसका नाम कानाओ सुयोरी है और वो कोचो परिवार से है और वो शिनोबु कोचो की छोटी बहन है। ये सुनकर डोमा कहता है कि कानाओ के शरीर को देखकर ये लगता नहीं कि उसके और शिनोबु के बीच कोई खून का रिश्ता है, लेकिन जो भी हो लड़कियों का स्वाद वाकई में जबरदस्त होता है। और तभी हमें डोमा के मुंह से अकाजा के एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। अकाजा ने डीमन बनने के बाद एक भी औरत को नहीं मारा और ना ही खाया है। डोमा उसे सलाह देता था कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खाए क्योंकि वो काफी टेस्टी और प्रोटीन से भरी हुई होती है जिससे कोई भी डीमन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन अकाजा ने इन सब के बावजूद भी एक भी लड़की को नहीं खाया और ना ही किसी लड़की को मारा। डोमा को ये नहीं पता कि अकाजा ये सब किस लिए करता है और फिर डोमा अकाजा की याद में रोने लगता है। तभी कानाओ डोमा से कहती है कि क्या डोमा झूठ बोलना बंद करेगा। ये सुनकर डोमा भी हैरान होता है। तभी कानाओ बोलती है कि वो जानती है डोमा के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द झूठा है और ये बातें झूठी ही नहीं बल्कि बहुत ही बेहुदा और बकवास है। और डोमा को इस बात पर कोई भी दुख नहीं पहुंच रहा क्योंकि उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा भी नहीं बदला जहाँ उसका एक सबसे खास दोस्त मरा है। ये सुनकर डोमा कहता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक डीमन है। इसके रिप्लाई में कानाओ कहती है कि डीमंस की आंखें नॉन स्टॉप खुली रहती है लेकिन उनके शरीर में इंसानों की तरह ही खून साइकिल करती है जिससे उनके चेहरे का रंग भी बदलता है। और फिर वो डोमा से कहती है इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि डोमा को कुछ भी महसूस नहीं होता। और ये सुनकर डोमा के रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि कानाओ बिल्कुल सही बोल रही है। फिर कानाओ कहती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है तो वो अपने साथ बहुत सारी भावनाएं ले आते हैं जैसे गुस्सा, खुशी, आनंद और बहुत कुछ। लेकिन डोमा इनमें से एक भी भावनाओं को महसूस या समझ नहीं सकता। लेकिन डोमा बहुत तेज दिमाग और बहुत शातिर है तो वो झूठ बोलकर अपने इस कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। वो दूसरों के सामने खुद को खुश या दुखी रखने का दिखावा करता है क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। डोमा ने ना ही कभी खुशी महसूस की है और ना ही कभी दुख। असलियत में तो डोमा एक खोखले शरीर के बदले और कुछ भी नहीं है। और फिर कानाओ एक डेविल की स्माइल देके डोमा से पूछती है कि क्या सच में डोमा का जन्म भी हुआ था। ये सुनकर डोमा सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसने अभी तक जितने भी लड़कियों के साथ लड़ाई की कानाओ उन सभी से बहुत अलग है और वो इतनी बेहुदा बातें कैसे कर सकती है। फिर कानाओ बहुत ही सिग्मा टाइप से रिप्लाई देके कहती है कि क्या डोमा को अभी तक समझ नहीं आया कि कानाओ उससे कितनी नफरत करती है और वो अभी उसका सिर काट के उसे नर्क भेज देना चाहती है। फिर वो डोमा को भड़का के कहती है कि डोमा तो एक कलंक है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अभी मर जाए क्योंकि उसकी लाइफ एक बेहुदा लाइफ है। यह सुनकर डोमा एक ही झटके में कानाओ के पीछे आ जाता है और अपने फैंस से कानाओ के गली पर वार करता है। लेकिन कानाओ उस अटैक को डॉज करके डोमा के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देती है और उससे थोड़ी दूर चली जाती है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि कानाओ की लड़ने की स्पीड पहले से बहुत बढ़ चुकी है और वो डोमा के अटैक्स के पैटर्न्स को समझ रही है। और कानाओ अभी तक सांस नहीं ले रही जिससे उसका जहरीली पाउडर कानाओ के शरीर पर नहीं जा रही। लेकिन कानाओ जितनी देर तक लड़ ले एक इंसान बिना सांस लिए ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। फिर डोमा सोचता है कि कानाओ शिनोबु से अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। फिर कानाओ अपने मन में ही सोचती है कि उसके हाथ पैर अभी तक कांपना बंद नहीं कर रहे और उसने अभी तक जितने भी डीमंस को हराया है डोमा उन सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कानाओ का गुस्सा ही उससे अभी तक जिंदा रख रही है। फिर वो डोमा से कहती है कि डोमा की हिम्मत कैसे हुई उसके परिवार को मारने की और वो फ्लावर ब्रीडिंग के 5th फॉर्म को यूज करके डोमा के ऊपर मल्टीपल स्लेसेस करती है। ये देखकर डोमा कहता है कि कानाओ बहुत अच्छा कर रही है लेकिन अब डोमा की बारी है और वो अपने ब्लड डिमांड आर्ट को यूज करता है। इससे बचने के लिए कानाओ 2nd फॉर्म का यूज करती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि कानाओ की आंखें बहुत स्पेशल है क्योंकि कानाओ उसके हर अटैक को आसानी से देखकर उससे बच पा रही है और कानाओ उसके शरीर के हर एक पार्ट्स के मूवमेंट को धीरे धीरे समझ रही है और उसके अगले
अगले अटैक का अंदाजा लगाकर उससे बच रही है। ये सब देखकर डोमा मान जाता है कि कानाओ सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त तलवारबाज भी है। तो डोमा डिसाइड करता है कि वो इस बार कानाओ के आंखों को ही निकाल लाएगा। फिर डोमा कानाओ के सिर पर वार करता है, लेकिन कानाओ सिक्स्थ फॉर्म को यूज करके इसे डॉज कर लेती है और डोमा फिर से अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करता है, जिससे कानाओ को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और वो थोड़ा पीछे हट जाती है। लेकिन डोमा उसे अपने ब्लड डिमन आर्ट से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कानाओ अपने ब्लेड को यूज करके इससे भी बच जाती है। लेकिन डोमा अपने फिर से एक पावरफुल ब्लड डिमन आर्ट को यूज करता है। कानाओ सामने से तो इस अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे टेंटिकल्स कानाओ की तरफ आती है। लेकिन कानाओ बहुत ही मुश्किल से इस अटैक से भी बच जाती है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, जो देखकर डोमा कहता है कि अगर वो ऐसे ही पीछे हटती रही तो वो कभी भी डोमा का सिर नहीं काट पाएगी। और फिर डोमा वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कानाओ के हाथ में उसकी ब्लेड नहीं थी, जो देखकर कानाओ शॉक में पड़ जाती है। और हम देखते हैं कानाओ की ब्लेड डोमा के हाथ पर होता है और वो कानाओ से कहता है कि उसने उसके ब्लेड को कस के नहीं पकड़ा था, इसीलिए वो उसे ले आया। अगर कानाओ को उसकी ब्लेड चाहिए तो उसे इसे ले जाना होगा। और फिर डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके कानाओ के ऊपर अटैक कर देता है और डोमा इस बार मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे कानाओ उसके हर एक अटैक को नहीं देख पाती, क्योंकि उसका हमला चारों तरफ से हो रहा था और वो समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर का छत फटने लगता है और फिर फटा पोस्टर निकला हीरो। वहाँ पर एंट्री मारते हैं महान इनोस्के, जो आते ही कहता है महान इनोस्के स्वर्ग से नीचे उतर आया है। और ये देखकर कानाओ भी हैरान हो जाती है, क्योंकि महान इनोस्के ने एंट्री ही ऐसी टाइम में ली है। और इनोस्के बीस्ट ब्रीडिंग के फिफ्थ फॉर्म को यूज करके डोमा के अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अपनी महानता से कहता है कि कौओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी और आओ लड़ो मुझसे। तो अब महान इनोस्के अपने 999 IQ को यूज करके देखता है कि उसके सामने तो खुद अपर मून 2 खड़ा है। और ये देखकर इनोस्के डोमा को ताना मार के कहता है कि डोमा एक दूसरे दर्जे का नौकर होते हुए भी अपने आइडेंटिटी को महान इनोस्के से नहीं छुपा पाया, और अगर इनोस्के डोमा को मार दे तो फिर वो एक हाशिरा बन जाएगा। ये सुनकर डोमा कहता है कि वो अपर मून 2 होने का आइडेंटिटी छिपा नहीं रहा और वो सोचता है कि ये अजीब बच्चा कहाँ से आ गया। फिर इनोस्के कहता है अगर मैं एक हाशिरा बन गया तो मुझे एक ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर कहा जाएगा, नहीं मुझे कहा जाएगा महान सुअर डीमन स्लेयर। फिर वो कानाओ से पूछता है कि उसे कौन सा नाम बेहतर लग रहा है। तभी इनोस्के नोटिस करता है कि कानाओ की तो हालत पहले से ही टाइट है। ये देखकर वो कानाओ से कहता है क्या हुआ, तुम तो बुरी तरीके से पिट गई, और अगर शिनोबू ने तुम्हारी ऐसी हालत देख ली तो शिनोबू गुस्से से पागल हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। लेकिन कानाओ इसका कोई भी जवाब नहीं देती और बिल्कुल चुप रहती है। ये देखकर इनोस्के समझ जाता है और वो कानाओ से पूछता है कि क्या शिनोबू मर गई। लेकिन तभी डोमा चिल्लाते हुए बोलता है कि शिनोबू मरी नहीं है, बल्कि वो तो अनंत काल तक डोमा के अंदर समा गई है। और डोमा इस तरीके से जिसको भी खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दुख और दर्द को भुलाकर डोमा के शरीर में उसके साथ अनंत काल तक जुड़ जाती है। ये सुनकर इनोस्के सुन पड़ जाता है, जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। तभी इनोस्के को शिनोबू के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। और अब इनोस्के अपनी रेस पर आ जाता है और डोमा से कहता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो एक ही झटके में डोमा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर कानाओ उससे कहती है कि डोमा अपने पंखों से जो हवा फैलाएगा इनोस्के उससे अंदर ना ले। और तभी इनोस्के अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 4th फैंग को यूज करता है, लेकिन डोमा इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। और वो इनोस्के से बोलता है कि वो अपनी ऐसी टूटी हुई तलवार से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर डोमा अपने फैंग को इनोस्के के गले तक ले जाता है, लेकिन इनोस्के अपने पैरों से डोमा के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर डोमा इनोस्के की तारीफ करता है कि इनोस्के बहुत अद्भुत और काफी फ्लेक्सिबल है, और वो उसके मुखौटे के बारे में भी पूछता है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के के हाथ में कानाओ का ब्लेड होता है, जिसे वो डोमा से लेके आया है। और डोमा भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि इनोस्के इतना ज्यादा तेज था कि डोमा को पता ही नहीं चला कि वो कब उसके हाथ से ब्लेड लेके गया। फिर इनोस्के एक किक से डोमा को खुद से दूर कर देता है, और फिर इनोस्के अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डोमा ये देखकर कहता है कि इनोस्के ऐसे उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस में काफी दूर हैं। और तभी इनोस्के दूर से ही अपने ब्लेड से एक स्लैश मारता है, जिससे डोमा के आंखों पर थोड़ी कट लग जाती है। डोमा ये देखकर हैरान था कि उसका स्लैश इतनी दूरी से उसके ऊपर लग कैसे गया। और तभी हम देखते
देखते हैं इनोस्के ने यूज किया था अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 9 फैंग को, जिसमें वो अपने हाथों की हड्डियों को तोड़ मरोड़ देता है। इनोस्के की ऐसी काबिलियत देखकर तो मैं समझ गया कि महान इनोस्के यूं ही नहीं कहा जाता इसको। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और फिर इनोस्के अपने हड्डियों को फिर से जोड़ लेता है और कहता है कि उसकी ये नई टेक्निक में अभी भी थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि उसने डोमा के सिर पर निशाना लगाया था लेकिन वो चूक गया। और कानाओ इनोस्के की ऐसी टेक्निक देखकर बहुत सदमे में पहुंच जाती है। और फिर ये देखकर डोमा कहता है कि इनोस्के जिस तरीके से अपने हड्डियों को तोड़ मरोड़ता है, क्या उसे इससे दर्द नहीं होता? और अब उसे इनोस्के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहता है कि उसने बहुत लंबी जिंदगी जी है लेकिन उसने अभी तक इनोस्के जैसा बच्चा नहीं देखा। ये सुनकर इनोस्के बहुत प्राउड फील करता है और कहता है कि वो महान इनोस्के है और बाकी कमजोर और आलसी लोग उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। और तभी अचानक से इनोस्के का मास्क हट जाता है, जो देखकर इनोस्के और कानाओ भी शॉक में पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के का मास्क डोमा के हाथ पर था। और फिर डोमा कहता है कि ये तो एक सुअर का मास्क है और काफी पुराना भी है। ये देखकर इनोस्के गुस्से से उसके मास्क को वापस मांगता है। और फिर डोमा कहता है कि डोमा ने इनोस्के का चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा है, उसकी मुस्कुराहट और मासूमियत उसे कुछ याद दिला रही है। और फिर वो इनोस्के से पूछता है कि क्या वो दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। इनोस्के गुस्से से रिप्लाई में बोलता है उससे याद नहीं कि वो डोमा जैसे किसी कीड़े से पहले कभी मिला है। और वो डोमा के गंदे हाथ उसके मास्क से हटाने को बोलता है, लेकिन डोमा कहता है कि डोमा शायद उसे जानता है। फिर डोमा अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए अपने सिर पर अपनी उंगली घुसा देता है, जो देखकर शिनोबु और इनोस्के भी हैरान होते हैं कि आखिर डोमा कर क्या रहा है। और तभी डोमा को याद आता है कि ये बात 15 साल पहले की है, जब एक औरत जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होगी, वो एक बच्चे को गोद लेते हुए डोमा के पास आई थी, क्योंकि उसके पति और सास मिलकर उस औरत को बहुत मारते थे और परेशान करते थे। तो डोमा ने उस औरत को अपने इटर्नल पैराडाइज कल पर रहने के लिए जगह दी थी। उस औरत के कोई भी रिश्तेदार या कोई परिवार वाला नहीं था और उसके पास कोई सुरक्षित जगह भी नहीं था जहाँ वो जा सके। और डोमा जब उस औरत से पहली बार मिला था तो उस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि डोमा ये देखकर बता नहीं सकता था कि उस औरत का असली चेहरा का आकार कैसा होगा। और साथ ही साथ वो औरत अंधे भी थी और उसकी ऐसी हालत उसके ऊपर की गई अत्याचार से हुई। लेकिन डोमा ने जब उसे छुआ, मतलब उसकी ट्रीटमेंट की, तो वो औरत वापस से पहले जैसी हो गई। वो काफी खूबसूरत थी। उस औरत का चेहरा हूबहू इनोस्के से मिलती थी और अब इसमें कोई शक नहीं कि वो औरत इनोस्के की माँ ही थी। ये सुनकर इनोस्के कहता है कि उसका कोई माँ नहीं है, क्योंकि उसे तो सुअरों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर डोमा कहता है कि क्या सुअर इंसानों के बच्चों को जन्म देता है? इनोस्के एक इंसान है तो उसको जन्म देने वाला भी एक इंसान ही है। ये सुनकर इनोस्के भड़क जाता है और डोमा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब बकवास की बात है, वो अपने पास ही रखे। लेकिन डोमा कहता है कि इनोस्के ने तो अभी तक इस कहानी के एंडिंग को सुना ही नहीं। और फिर वो इनोस्के के चेस्ट पर 2 बड़े कट्स लगा देता है और फिर से इनोस्के के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कानाओ आके इनोस्के को बचा लेती है। फिर डोमा कहता है कि उस औरत को यानी इनोस्के के माँ को खाने की डोमा का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि डोमा के पास कोई सुंदर इंसान होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो औरत बहुत बेवकूफ और अकड़ू थी, लेकिन वो काफी खूबसूरत थी। वो हमेशा ही इनोस्के को गोद में उठाकर पिंकी प्रॉमिस नाम की एक लोरी गाती थी। और ये सुनकर इनोस्के भी थोड़ा हैरान होता है और उसे पिंकी प्रॉमिस नाम से उसकी माँ की फ्लैशबैक याद आने लगती है, जहाँ पर इनोस्के की माँ बोलती है कि जब तक इनोस्के बड़ा और मजबूत नहीं हो जाता वो उसकी रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। फिर डोमा अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है कि जब वो औरत पिंकी प्रॉमिस गीत को गाती थी, हर बार उसका लिरिक्स अलग होता था। और अब धीरे धीरे इनोस्के भी सोच में पड़ जाता है। तभी डोमा कहता है कि डोमा इनोस्के की माँ को कभी खाना नहीं चाहता था और उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं गई। फिर हमें पता चलता है इनोस्के के माँ का नाम कोटोहा होता है। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा बहुत मूर्ख थी, लेकिन उसके पास थोड़ी बुद्धि तो थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि डोमा अपने स्टूडेंट्स यानी अपने भक्तों को ही खाता था। डोमा के लाख समझाने के बाद भी वो डोमा के एहसानों को नहीं समझ पाई और ये डोमा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। कोटोहा ने डोमा से बस यही कहा कि डोमा ने उससे एक बहुत बड़ा और भयंकर झूठ बोला है। फिर वो डोमा के मंदिर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर इनोस्के की माँ जंगल की तरफ तेजी से भागने लगती है और वो बार बार इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि वो हर बार गलत रास्ते पर चलती है, जिसकी सजा इनोस्के को भुगतना पड़ता है। और वो भागते हुए इंसानी गांव का रास्ता ढूंढने लगती है और वो भागते भागते एक पहाड़ी के खंडर के पास पहुंच जाती है और अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि अब ये दोनों ही नहीं बचने वाले। फिर वो लास्ट टाइम इनोस्के को गले लगाकर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। फिर कोटोहा इनोस्के को खंडर से नीचे फेंक देती है और डोमा आके उससे मार देता है। इनोस्के अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये सब भूल जाता है क्योंकि वो एक बच्चा था। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा अपने बच्चे को चट्टान से फेंककर उसे बचाना चाहती थी, वो सच में एक मूर्ख थी। फिर वो गिरते हुए इनोस्के को चिल्ला के बोलता है कि वो बस यही याद रखे कि उसकी माँ ने उसे चट्टान से फेंक दिया। और फिर इनोस्के एक नदी पर गिरता है और रियल टाइम
में इनोस्के समझ जाता है कि उसकी माँ को मारा गया था और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डोमा इनोस्के से कहता है कि उसने इनोस्के की माँ की हड्डी तक को खा लिया, क्योंकि अगर वो घर जाती तो उसका पति उसे मारता और अगर वो अकेले रहती तो वो ऐसे ही रास्ते पर घूम फिर कर मर जाती, इसलिए डोमा ने उसे खा लिया। फिर वो कहता है कि कोतोहा सच में बहुत अनलकी थी और क्या उसकी लाइफ में कभी एक भी खुशी का पल आया था। ये सुनकर कनाओ गुस्से से कहती है कि इनोस्के इस कमीने का सिर काट दे, और फिर इनोस्के अपने ब्लेड को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी माँ की एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके हाथों को पकड़कर कहती है कि इनोस्के के हाथ कितने छोटे हैं और उसके खुशी के पल इनोस्के के साथ रहना ही है। और फिर इनोस्के कहता है कि डोमा के साथ इस तरीके से मिलना एक चमत्कार से कम नहीं, और अब इनोस्के अपने पूरे रेज मूड में था। और फिर वो डोमा से बोलता है, वो राक्षस जिसने उसके आंखों के सामने उसके माँ को मार डाला, उसके दोस्तों को मार डाला, और ये सब बातें याद दिलाने के लिए इनोस्के उसे थैंक्स बाद में बोलेगा, लेकिन वो अभी उसका सिर भी नहीं काटेगा, क्योंकि इनोस्के डोमा को दिखाएगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। तो अब डोमा इनोस्के से कहता है कि इनोस्के को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पालन पोषण करने वाला कोई सुअर है, और स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये तो सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कल्पना है। जो लोग अच्छाई की राह पर चलते हैं और भले काम करते हैं, सारा दुख और दर्द उन्हें ही मिलता है, और दूसरी तरफ बुरे लोग जो अपने मन की करते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते, वही लोग खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं। ये सुनकर इनोस्के चिल्ला के बोलता है, अगर डोमा के लिए कोई नर्क नहीं है तो इनोस्के उसके लिए एक नया नर्क बना देगा, और वो डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करके चारों तरफ आइस क्लाउड फैला देता है, लेकिन इनोस्के इससे बचने के लिए अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 10 फैंग को यूज करता है। और दूसरी तरफ कनाओ डोमा के ऊपर पीछे से अटैक करने वाली होती है, लेकिन डोमा इसे नोटिस कर लेता है और कनाओ को अपने से दूर करके ऊपर छत पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर इनोस्के चिल्ला के कहता है कि क्या हुआ, डोमा डर तो नहीं गया। इसके रिप्लाई में डोमा कहता है कि अकाजा मारा गया और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इन लोगों के साथ वेस्ट करने के लिए। और फिर डोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके अपना एक छोटा आइस क्लोन बना देता है और उसे लड़ने के लिए भेज देता है। ये क्लोन नीचे आते ही इनोस्के और कनाओ पर अपने ब्लड डिमन आर्ट से अटैक करना शुरू कर देता है, और इनोस्के और कनाओ इस क्लोन के साथ लड़ने लगते हैं। फिर डोमा कहता है कि ये क्लोन हूबहू उतना ही पावरफुल है जितना कि डोमा है, और वो इस क्लोन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। इनोस्के पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन कनाओ उसे फाइट में फोकस करने को बोलती है, क्योंकि ये क्लोन लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर डोमा ये नोटिस करता है कि इनोस्के अभी तक बिना सांस लिए ही लगातार लड़ रहा है। फिर वो क्लोन अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके चारों तरफ आइस फॉग फैला देता है, और इनोस्के इस हमले से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है। फिर डोमा धीरे धीरे नोटिस करता है कि इनोस्के काफी दिलचस्प है और उसकी फाइटिंग स्किल भी काफी अलग है, और अब डोमा सोचता है कि वो इनोस्के को थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना चाहता है, क्योंकि इससे उसे इनोस्के की फाइटिंग पैटर्न्स के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा। फिर डोमा अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है, और अब डोमा इनोस्के और कनाओ की सारी टेक्निक्स को देखना चाहता था। फिर डोमा अपना एक और आइस क्लोन बना देता है ताकि ये खेल जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उससे जल्दी मुजान के पास जाना है। और ये क्लोन आते ही इनोस्के और कनाओ के ऊपर अटैक कर देता है। इनोस्के इस अटैक से बचने की कोशिश करता है, और वो मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे डोमा को भागने नहीं देना है। लेकिन फिर वो अटैक इनोस्के को लग जाता है, जिससे इनोस्के बहुत घायल हो जाता है। ये देखकर डोमा समझ जाता है कि ये दोनों डीमन स्लेयर भी बाकी डीमन स्लेयर की तरह कमजोर हैं, और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इनोस्के और कनाओ को तो उसके क्लोन ही मार देंगे, तो उसका यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन तभी डोमा का फेस पिघलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। डोमा कंफ्यूजन में पड़ चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और तभी उसे शिनोबू याद आता है। और अब हम शिनोबू और कनाओ के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू कहती है कि अगर बाई चांस उनका सामना अपर मून 2 से हुआ तो उससे लड़ते हुए शिनोबू मारी जाएगी और अपर मून 2 के द्वारा खाई जाएगी। ये सुनकर कनाओ हैरान होती है और वो ऐसा करने के लिए नहीं मानती, और वो कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो दोनों मिलकर अपर मून 2 से लड़े। लेकिन शिनोबू कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक अपर मून 3 हाशिरा के बराबर होता है, तो वो दोनों उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। और जहाँ
अचानक शिनोबु को जानकारी मिली है कि अपर मून 2 औरतों को खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन है। वो लड़कियों को खाने में कभी कसर नहीं छोड़ता और शिनोबु जानती थी कि वो अगर अपर मून 2 से लड़ेगी तो वो डेफिनेटली मारी जाएगी। इसीलिए उसने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया और पिछले 1 साल से शिनोबु लगातार विस्टेरिया पॉइजन इकट्ठा कर रही है और उसने काफी ज्यादा पॉइजन अपने शरीर पर इंजेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसके ब्लेड में सिर्फ 37 ml पॉइजन ही डाला जा सकता है। लेकिन अब उसके शरीर में 37 किलोग्राम पॉइजन स्टॉक है, जो एक अपर मून को कमजोर करने के लिए काफी है। और प्रेजेंट में डोमा का बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी आइस क्लोन्स भी टूट के बिखर जाती है। ये देखकर कनाओ जोर से इनोस्के को चिल्लाती है कि यही सही समय है डोमा के गले को काटने का, क्योंकि कनाओ को शिनोबु का प्लान पता था जो सही में वर्क कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि शिनोबु को ये खुद नहीं पता था कि उसका ये पॉइजन वाला प्लान अपर मून 2 के ऊपर काम करेगा या नहीं। तो मास्टर उबुयाशिकी ने शिनोबु को लेडी तमाओ की हेल्प लेने को बोला था और शिनोबु ने कनाओ से कहा था कि जैसे ही जहर अपर मून 2 के शरीर में फैल जाए तो कनाओ को कुछ भी करके उसके गले को काटना होगा। तो इसीलिए कनाओ अपनी पूरी ताकत से डोमा का गला काटने के लिए आगे बढ़ती है ताकि शिनोबु का बलिदान वेस्ट ना जाए। जैसे इनोस्के और कनाओ डोमा के पास पहुंचते हैं, फिर डोमा अपने सबसे पावरफुल ब्लड डिमर को यूज करके एक बड़ा सा आइस का बुड्ढा बना देता है और ये बुड्ढा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इनोस्के और कनाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों जैसे तैसे इससे बचते हैं। फिर कनाओ समझ जाती है कि अगर वो इस पॉइंट पे पीछे हटे तो डोमा खुद को फिर से रीजेनरेट कर लेगा। फिर कनाओ अपने फाइनल टेक्निक को यूज करने को सोचती है, जिसे शिनोबु ने यूज करने के लिए मना किया था, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद हो सकता है कनाओ परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है, क्योंकि इस टेक्निक से अपने आंखों पर बहुत हाई प्रेशर पड़ता है। लेकिन कनाओ सोचती है कि शिनोबु ने जो बलिदान दिया है उसके मुकाबले तो ये बलिदान कुछ भी नहीं। फिर कनाओ अपने फ्लावर ब्रीडिंग के फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइस को यूज करती है और कनाओ की आंखें पूरी तरीके से ब्लड से भर जाती है और इस टेक्निक को कनाओ ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वो बुढ़ा स्टेसु इनोस्के को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन कनाओ आके उस स्टेसु के हाथों को काट देता है और इनोस्के को फ्री कर देती है और कनाओ सीधा डोमा के गले के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो बुढ़ा स्टेसु पीछे से कनाओ के ऊपर आइस फॉग का यूज करता है, जिससे कनाओ आधी जम जाती है। लेकिन तभी इनोस्के अपने दोनों तलवारों को अपनी पूरी ताकत से कनाओ और डोमा की तरफ फेंक देता है और इनोस्के की दोनों ब्लेड जाकर कनाओ के ब्लेड पर लग के सीधा डोमा के गले तक पहुंच जाती है और इस अटैक से फाइनली डोमा का गला कट जाता है। डोमा को ये यकीन तक नहीं हो रहा था कि उसका सर कट चुका है और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कमजोर डीमन स्लेयर उससे ऐसे हरा देंगे। और फिर डोमा का बॉडी गायब होने लगता है और ये देखकर इनोस्के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपर मून 2 के खिलाफ जीत चुके थे, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था, जिससे वो गिर जाता है। और तभी इनोस्के को तांजिरो की एक बात याद आती है, जहाँ पर तांजिरो इनोस्के को समझा रहा था कि इनोस्के की भी एक माँ है, लेकिन पहले इनोस्के को लगता था कि उसे तो सुअरों ने पला बड़ा है। और तभी इनोस्के को अपनी माँ की याद आती है, जिससे उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ कनाओ शिनोबु के हेडबैंड को ढूंढ लेती है और वो नोटिस करती है कि उसकी राइट आई से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर कनाओ अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलती है और अपनी दोनों बहनों से माफी मांगती है। और तभी शिनोबु और कनाई कनाओ के माथे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि कनाओ ने बहुत अच्छा किया। और जैसे ही कनाओ ऊपर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ये बस उसकी इमेजिन थी। और ये देखकर कनाओ रोने लगती है।